एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। प्ले लिस्ट में जाना, वहां से ये वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम 46 नंबर क्वेश्चन से इसको कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन आपका है। देखो, ये ट्रांजिस्टर से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन चल रहे हैं। ट्रांजिस्टर जैसे कंप्लीट होते हैं तो फिर आगे की क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ट्रांजिस्टर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें से जितने भी अभी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें से कम 5-6 क्वेश्चन आने के चांसेस श्योर हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना। देखो, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे भी सबसे इम्पोर्टेंट दिखता है वो सारे क्वेश्चन हम पहले लेने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 46 नंबर से। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जो प्रयुक्त कॉमन एमीटर, क्या पूछ रहा है, कॉमन एमीटर कैपेसिटर होता है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होता है। ओके, तो यहाँ पे आप सभी को ये दिया हुआ है, ये क्या है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। तो देखो, ये यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका एक स्टेज हो गया जिसको हम लोग फर्स्ट स्टेज कहेंगे, और इधर वाला जो है उसको हम लोग सेकेंड। तो इस तरह से जो आपको एक एम्पलीफायर के बाद दूसरा एम्पलीफायर, इस तरह से अगर सर्किट हम लोग आपस में जोड़ते जाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो इसमें जो आपका क्या बोल रहा है कि कॉमन एमीटर, क्या पूछ रहा है, कॉमन एमीटर की बात कर रहा है ना, ये वाला। तो कॉमन एमीटर जो कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, उसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि कितना होता है। ठीक, ये बताना है। तो इसका वैल्यू आप सभी को याद रखना है। जो कॉमन एमीटर का वैल्यू होता है वो होता है 50 माइक्रो फैरेड होता है। क्या होता है, 50 माइक्रो फैरेड होता है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, ये वीवीआई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर सर्किट है, एक सर्किट है जो ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, ठीक है, उसमें अगर आप गलत वाइसिंग देते हो तो फिर उस सर्किट पे क्या असर पड़ता है, यानी कि इम्प्रॉपर वाइसिंग ऑन ट्रांजिस्टर सर्किट, इम्प्रॉपर गलत वाइसिंग देने की वजह से उस सर्किट में क्या असर पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, जब हम लोग क्या करते हैं, वाइसिंग, कभी भी सर्किट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी सर्किट हो, ट्रांजिस्टर हो या एम्पलीफायर हो, जो भी हो, सर्किट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है कि आप जो सप्लाई दे रहे हो वो सर्किट के बीसीसी, यानी कि पावर सोर्स वाला जहाँ पे भी आपका कंपोनेंट लगा होता है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या करना होता है, हमें वीसीसी यानी कि सोर्स देना होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग जस्ट अपोजिट वे में गलत तरीके से अगर वाइसिंग करते हैं तो सर्किट में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक, तो बोल रहा है कि कलेक्टर टर्मिनल पर अधिक तापमान होगा, नहीं, टेम्परेचर उसमें तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि गलत वाइसिंग आपका दिया हुआ है, टेम्परेचर नहीं होगा। एमीटर टर्मिनल यानी कि जो आपका टर्मिनल होता है, ठीक है, ये आपका जैसे कि मान लीजिए ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये आपका कलेक्टर है और ये क्या है, एमीटर है। ठीक है, एमीटर है और ये बेस है। तो आपको यहाँ से क्या करना चाहिए था, बाइसिंग देना चाहिए था। अगर ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस देना है, ठीक है, या फिर एनपीएन का बना है तो आपको क्या देना होता है, फॉरवर्ड बायस है, या फिर पीएनपी का है, रिवर्स बायस, जो भी बायस से यहाँ पे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बेस से देते हैं, है ना, अगर आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर कौन है ये पता हो तो यहाँ पे अगर आपका दे रखा है कि बेस पे देना है, बेस के अकॉर्डिंग से आप बेस पे ना दे के कलेक्टर पे दे रहे हो, तो क्या करेगा, करंट वहां पे पास नहीं करेगा ढंग से, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। उसके बाद बोल रहा है कि एमीटर, अब जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, गलत वाइसिंग दे रहे हो, तो एमीटर पे लोड बढ़ने का चांस कहाँ से होगा, है ना, तो ये भी यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ट्रांजिस्टर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। देखो, गलत वाइसिंग देने से ट्रांजिस्टर खराब तो नहीं होगा प्रॉपर पूरे तरीके से, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो गलत वाइसिंग देंगे तो उसमें आपका क्या होगा, डिस्टॉर्शन बहुत अधिक हो जाएगा आउटपुट में। ठीक है, जो आपको यहाँ से अगर आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो जो आप यहाँ पे कोई भी मैसेज दे रहे हो तो यहाँ पे जो मैसेज होगा वो काफी ज्यादा क्या होगा, बहुत बेकार हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपके आउटपुट में डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो जाएगा गलत वाइसिंग की वजह से। क्लियर है, तो
इतना एक्सप्लेन इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ को, है ना, याद रहेगा। ट्रांजिस्टर में टेम्परेचर को कम करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? हमने आपको बहुत सारे क्लासेस अभी तक कराए हैं जिसमें हमेशा आपको बताते हैं कि जब भी कोई सर्किट होती है हीट सिंक उसमें यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हीट सिंक का यूज करते हैं, और हीट सिंक हमने दिखाया भी था, ठीक है। तो आपको अब यह ध्यान रखना है कि जो ट्रांजिस्टर होता है, तो ट्रांजिस्टर में हीट सिंक का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए ये तो आपका एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे ये जो प्लेट आप लोग देख रहे होंगे यही है आपका क्या है, हीट सिंक है, ठीक है। ये आपका हीट सिंक है, और इसी हीट सिंक पे इस ट्रांजिस्टर को स्क्रू और नट होते हैं उसके थ्रू यहाँ पे इसको सेफ्टी किया जाता है, यानी कि इसको सेट किया जाता है, ठीक है। कुछ आप देख सकते हो इस तरीके से। तो ये आपका प्रॉपर क्या है, हीट सिंक है, और हीट सिंक के अंदर में आपका क्या जोड़ा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से ये क्या करता है, इसकी सेफ्टी करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पावर सप्लाई के लिए जो प्रयुक्त की जाने वाली हीट सिंक होती है वो किस धातु से बनी होती है। द हीट सिंक यूज टू पावर सप्लाई इज मेड ऑफ डैश मेटल। किसका बना होता है, एल्युमिनियम का, टीन का, कॉपर का, कास्ट आयरन का। ध्यान रखना है कि ये हमेशा याद रखना है, और हमने हमेशा इस चीज के बारे में बताया कि हीट सिंक से आपके दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। एक तो ये किसका बना होता है, और ये किस काम में आता है। ये दो क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर आएंगे एनी किसी भी एग्जाम में, ठीक है। एनी हाउ आना है ये, तो याद रखना है इस चीज को। क्या हो जाएगा आपका, एल्युमिनियम का बना होता है, ये कुछ आपको इस तरह का रहता है, ठीक है। हीट सिंक आपका एल्युमिनियम का बना होता है। नेक्स्ट ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 50। यदि किसी कॉमन बेस एम्पलीफायर, यहाँ पे एक एम्पलीफायर है, कौन सा है, कॉमन बेस, उसमें आपका एमीटर करंट दे रखा है। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर ही बनाते हैं। यहाँ पे देखो, तो ये इसमें क्या बोल रहा है, एमीटर करंट, यानी कि यहाँ पे अगर एमीटर है तो ये एमीटर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कलेक्टर, ये हो जाएगा बेस, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एमीटर करंट, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है उसका वैल्यू दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर। यहाँ पे इसमें जो करंट आपका फ्लो कर रहा है ये कितना है, 5 मिली एम्पियर, ठीक है। और जो कलेक्टर करंट है, यानी कि कलेक्टर करंट, यानी कि इस वाले जो पोर्शन में, यानी कि यहाँ पे इसमें जो प्रवाहित करंट होगा उसका वैल्यू दे रखा है 4.9 मिली एम्पियर। और इस सर्किट में इनपुट में जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है इनपुट में, ठीक है, उसका वैल्यू है 50 ओम। और आउटपुट, यानी कि यहाँ से अगर आपको आउटपुट दे रखा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो ये आपका आउटपुट, ये आउटपुट में आपका जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना है, 10,000 ओम है। तो अब आपको यहाँ पे इस पूरे सर्किट का क्या वैल्यू निकालना है, करंट गेन का वैल्यू निकालना है, और वोल्टेज गेन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि आंसर क्या आया है। ऐसे तो इसको सॉल्व हम कर देते हैं, फिलहाल आप लोग इसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यू दे रखा है, आई ई का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पहले लिख लेते हैं, आई ई का वैल्यू, आई ई का वैल्यू यानी कि एमीटर करंट का वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है, 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 5 मिली एम्पियर, ठीक है। उसके बाद आपका दे रखा है आईसी, यानी कि कलेक्टर, यानी ये वाला जो पोर्शन है उसका वैल्यू दे रखा है आपका ये वाला 4.9। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4.9 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर, ठीक है। अब देखो दोनों का सेम मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आर इन, यानी कि जो आपका वैल्यू दे रखा है रेजिस्टेंस का, आर इन का वैल्यू दे रखा है 50 ओम, और आर आउट का वैल्यू दे रखा है, आर आउटपुट का वैल्यू आपका दे रखा है 10,000 ओम, ठीक है। 10,000 काउंट कर लेना कितना है, 10,000, ठीक। अब इसका पहले तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, करेंट गेन का फॉर्मूला क्या होता है और वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो करेंट गेन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये ध्यान रखना, ठीक है। करेंट गेन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, गेन को हम लोग ए कहते हैं, कैपिटल ए, और करेंट मतलब आई भी लिख सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पे सी लिख दिया है, तो इस कंडीशन को ध्यान रखना।
इसका वैल्यू क्या होता है आपका, होता है अल्फा, ठीक है, अल्फा होता है, बराबर होता है आई सी बट्टे होता है आई ई, ठीक। अब इसका वैल्यू दे रखा है, तो आई सी का वैल्यू आपका क्या दे रखा है, 4.9 है, तो 4.9 हो जाएगा, और आई का वैल्यू कितना दे रखा है, 5, तो 5। अब मिली एम्पियर है और इसमें भी मिली एम्पियर है, तो ये दोनों को हम लोग साथ में ही आसानी से काट देते हैं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, चेंज करना क्या जरूरत है, सेम है तो काट दिए। अब इसको जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो लगभग आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.98 के करीब आएगा, ठीक है। ये आप लोग कैलकुलेट करना आराम से। तो एक वैल्यू तो आपका ये आ गया, किसका वैल्यू आ गया आपका, वो करंट गेन का, ठीक। अब हम लोग वोल्टेज गेन का वैल्यू निकालते हैं, तो वोल्टेज गेन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू आपका दे रखा है 0.98, और इसका होता है इंटू होता है, ठीक है, अल्फा इंटू होता है आर का वैल्यू, आर नॉट यानी कि आर आउटपुट बट्टे आर इनपुट, ठीक है। अब आउटपुट का वैल्यू रखो यहाँ पे 0.9, तो अल्फा का वैल्यू निकल गया है, ठीक है, अल्फा मतलब हो गया कि करंट गेन का। उसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, आउटपुट का वैल्यू कितना दे रखा है, 10,000, ठीक है, ये हम लिखेंगे 10,000, और बट्टे है कितना आपका 550, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, तो यहाँ से जीरो काटेंगे, यहाँ पे 1,000 बचा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, और एक जीरो ये हो जाएगा, ठीक। अब ये दोनों को अगर कैलकुलेट करोगे आप लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 9196 हो जाएगा। तो दो वैल्यू आपको पता चल गया, एक तो 0.98 करेंट का, तो यहाँ पे चेक करना है 0.98, और दूसरा है वोल्टेज का 196, तो ये हो जाएगा 196, ये आपका कंप्लीटली आंसर हो गया, ठीक है। देखो आपको ना वैल्यू पता होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वैल्यू तो दिया हुआ रहता है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप इजी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 नंबर पे चलेंगे। ट्रांजिस्टर को डिजिटल परिपथ में ऑपरेट करने के लिए यानी परिचालित करने के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए या कौन सा रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना एक बात का ध्यान रखना, हम लोग स्विच जब यूज करते हैं, यानी कि जब हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, तो आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर को किसके लिए यूज करते हैं, स्विचिंग के लिए यूज करते हैं, और डिजिटल में खास करके हम लोग स्विचिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, तो उसमें कौन सा दो कंडीशन बनता है, ठीक है, एक तो ऑन कंडीशन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ऑफ कंडीशन बनेगा, ठीक है, ये दो कंडीशन आपका बनता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑन कंडीशन होता है वो ट्रांजिस्टर के किस कॉन्फ़िगरेशन पे होता है, और जो ऑफ कंडीशन होता है ये ट्रांजिस्टर के किस कॉन्फ़िगरेशन, अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कंडीशन अगर आप लोग को पता होना चाहिए, तो इसको हम लोग यहाँ से इसका ग्राफ ले आते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे होगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि तीन कंडीशन बनते हैं जब आपका ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या बनता है आपका, एक्टिव रीजन बनता है, दूसरा क्या बनता है, सैचुरेशन बनता है, और तीसरा क्या बनता है, कट ऑफ रीजन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सैचुरेशन रीजन बनता है, ये किस कंडीशन में बनता है, आईसी यानी कि कलेक्टर करंट के कंडीशन में बनेगा, और ये जो बनेगा वोल्टेज में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज प्रवाहित हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वी बी ई हो जाएगा, कौन सा, वी बी ई हो जाएगा, ये वोल्टेज कंडीशन, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। और यही कंडीशन को कौन फॉलो करता है, ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन में पहुंचता है, तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा ऑन रहेगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन आपका बनता है कट ऑफ रीजन, जब ये कट ऑफ रीजन होता है तो जैसे जैसे वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा, तो वोल्टेज कम होते होते जब ये कट ऑफ में पहुंचेगा, तो वोल्टेज जैसे ही जीरो पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर वे में ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। ऑफ कंडीशन में आएगा मतलब स्विच आपका यानी ट्रांजिस्टर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, पूरा तरह से ऑफ हो जाएगा। तो आपको अब पता हो जाएगा, गया होगा कि यहाँ पे जो कंडीशन है दो कंडीशन फॉलो करेगा, एक्टिव रीजन तो नहीं होगा,
दूसरा यहाँ पे दे रखा है कि ब्रेक डाउन रीजन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ब्रेक डाउन कट ऑफ से भी एकदम नीचे चला जाएगा, है ना, ये कुछ ऐसा कंडीशन आएगा। तो यहाँ पे है सैचुरेशन, ठीक है, आप लोग थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेना, सैचुरेशन में आएगा, ठीक है, सैचुरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक तो सैचुरेशन कंडीशन होगा जहाँ पे ऑन रहेगा और एक कट ऑफ रीजन रहेगा जहाँ पे ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे क्या फॉलो करेगा, आपका सी फॉलो करेगा, यानी कि ये आपका आंसर कंप्लीट सही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि किस रीजन में जाने पे ट्रांजिस्टर प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। तो ये रीजन आपका कंप्लीटली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर को स्विचिंग डिवाइस के समान प्रयोग किया जाता है। अब हमने देख लिया है कि ट्रांजिस्टर को किस कंडीशन में, डिजिटल कंडीशन में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर को स्विचिंग डिवाइस के समान प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि देखो क्वेश्चन आपको सेम पूछा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया है, बट ये ऐसे नहीं पूछा है कि किस ट्रांजिस्टर को हम लोग स्विचिंग डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं ज्यादा, ठीक है, ये घुमा दिया है क्वेश्चन को। तो आप लोगों को याद रखना है कि स्विचिंग जो कंडीशन होता है ट्रांजिस्टर के केस में, तो वहां पे आपको फिक्स ट्रांजिस्टर का यूज नहीं, इस फिक्स रेजिस्टर का यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फिक्स रेजिस्टर अगर रहेगा आपका, ठीक है, तो आप ना उसको क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपका सर्किट होगा प्रॉपर जो वोल्टेज उसको चाहिए, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, फिक्स रहेगा तो सर्किट खराब हो सकता है, ठीक। ट्विनिंग डिवाइस ये भी नहीं होगा, रेक्टिफाइड ये भी नहीं होगा। अब आता है डी नंबर, तो ये वाला जो डी नंबर आंसर है वेरिएबल रेजिस्टर, ये आपका स्विचिंग डिवाइस की तरह काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फिगर देखिएगा तो ये कुछ आपका वेरिएबल रेजिस्टर ऐसा दिखता है, ठीक है, ये इसका अपोजिट पार्ट है, फ्रंट पार्ट आपको यहाँ पे देखिएगा ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। और जब हम इसका स्विचिंग की तरह यूज करेंगे ना, जैसे ये डिजिटल में यूज होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, डिजिटल के यूज में करते हैं, ठीक है, डिजिटल वाला में। तो जब हमें ये वेरिएबल रेजिस्टर का कहने का मतलब है कि जब हमें क्या होता है कि सर्किट में वोल्टेज को कम करना होता है या ज्यादा करना होता है, तो इस रेजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। ये आप जो होल देख रहे होंगे, तो यहीं पे आपका क्या होता है, कोई भी डिवाइस जो आपका स्क्रू वगैरह होता है उसको आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो और इसके वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हो, और इस तरह से ये स्विचिंग डिवाइस में आपका काफी ज्यादा हेल्प करता है काम करने में, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका रेजिस्टर कौन सा हो जाएगा, वेरिएबल, जो ट्रांजिस्टर के स्विचिंग डिवाइस में यूज किए जाते हैं, ओके। 53 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न शक्ति ट्रांजिस्टर यानी पावर ट्रांजिस्टर पैकेज बेस टर्मिनल होता है, यानी कि लो पावर ट्रांजिस्टर पैकेज बेस किस पैकेज में ये क्या होता है, अवेलेबल रहता है, ये बोल रहा है ना। तो याद रखना यहाँ पे शायद आंसर मिस्टेक है, एक सेकेंड, हाँ सही है, ठीक है। तो ये जो बेस टर्मिनल होता है, ठीक है, जब हम लोग ट्रांजिस्टर को पैकेज में रखते हैं, ठीक है, यानी पैकेजिंग रहता है, तो ये बेस किस कंडीशन में आपको मिलता है, लेफ्ट साइड में मिलता है, राइट में मिलता है, या फिर बीच में रहता है, या फिर टॉप पे रहता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका जो ये इस तरह का फिगर देख रहे होंगे, है ना, तो ये क्या है, एक आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब इस ट्रांजिस्टर में आपको क्या पूछ रहा है कि बेस का टर्मिनल बताना है कि कहाँ रहता है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो तो ये क्या है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या दिखा रहा है, आपका एमीटर, और ये आपका राइट साइड में क्या दिखा रहा है, कलेक्टर दिखा रहा है, ठीक। तो ये आपका कहाँ पे आएगा, तो हमेशा जो बेस रहेगा किसी भी कंडीशन में बेस आपका यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, मिडल पे रहेगा, ठीक है, कहाँ पे रहेगा, मिडल पे रहेगा। तो याद रखिएगा कि ये मध्यम सिरे पे यानी कि मिडल पे रहता है, ओके। ये पूछ रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन आपका कितना अलग तरीके से पूछ रहा है, आंसर बहुत सही है, आपको ऐसे नहीं घुमा के पूछ दिया है, कितना इजी था। ऐसे भी पूछ सकता था कि आपका जो ट्रांजिस्टर होता है वहां पे बेस कहाँ पे मौजूद रहता है, ऐसा पूछ सकता था, लेकिन देखो ऐसे घुमा दिया। अब यहीं पे आप कंफ्यूज करोगे कि ये पूछ क्या रहा है,
तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उसके बाद आपको आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर धारा, कलेक्टर जो करंट होता है नियंत्रित की जाती है, किसके थ्रू, कलेक्टर धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो कलेक्टर वोल्टेज के द्वारा, बाई कलेक्टर वोल्टेज, बेस धारा द्वारा यानी कि बेस में जो करंट होता है उसके द्वारा, कलेक्टर प्रतिरोध के द्वारा, या ये सभी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी आपका क्या होता है, वोल्टेज जब आप कहाँ देते हो, कलेक्टर पे देते हो, ठीक है, ये आपका एमीटर है और ये क्या है, बेस है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है बेस है। तो बेस में हमेशा क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस लगा होता है। तो यहाँ से जब आप क्या करते हो, वोल्टेज देते हो या सोर्स देते हो पावर सप्लाई, ठीक है, तो यहाँ से जो पावर सप्लाई जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, और वोल्टेज ज्यादा मिलने की वजह से क्या होता है, ये लीकेज करता है कहीं ना कहीं। तो ये लीकेज को कौन इसको कंट्रोल करता है, तो ये जो बेस करेंट है, ठीक है, बेस करेंट जो आपने यहाँ पे दिया है वोल्टेज, वही इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस करंट के द्वारा इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, द्विध्रुवीय यानी कि बीजेटी, द्विध्रुवीय क्या होता है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है ना। तो द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर से धारा प्रवाहित होने का साधन क्या है, यानी कि बाइपोलर ट्रांजिस्टर से जो धारा प्रवाहित होता है किसके वजह से होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, होल्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन और होल यानी कि ए और बी दोनों की वजह से होता है, या नन ऑफ दिस, कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखना जब भी आपका बीजेटी की बात करें या सेमी कंडक्टर की बात करें, तो वहां पे जब तक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स ये दोनों नहीं आपस में कंबाइंड करेंगे, जब तक आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक इसमें क्या होता है, करंट प्रवाहित नहीं करेगा, यानी धारा प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका जो बीजेटी होता है या कोई भी ट्रांजिस्टर होता है, तो उसमें आपका दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी और होल्स भी, ठीक है, तभी जाके क्या करेगा, आपका करंट पास करेगा। 56 क्वेश्चन, एम्पलीफायर में अधिकतम किस विन्यास का यानी कि ट्रांजिस्टर के किस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल यानी कि यूज किया जाता है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, या फिर कोई भी नहीं, ठीक है, ऐसा पूछ रहा है। तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्या उसमें कॉमन एमीटर यूज किया जाता है, कॉमन बेस यूज किया जाता है, कॉमन कलेक्टर यूज किया जाता है, या फिर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया ही नहीं जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर जो होता है वो दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग, एक तो आप आईसी से बना सकते हैं, ठीक है, और दूसरा आप क्या चीज से, ट्रांजिस्टर से बना सकते हैं। तो यहाँ पे विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे ट्रांजिस्टर से बना हुआ एक एम्पलीफायर है, ठीक है। अब आपको यही बताना है कि ये जो ट्रांजिस्टर बना हुआ है, ये जो आपका बना हुआ है एम्पलीफायर, इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है। तो फिगर देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये क्या है, आपका कलेक्टर है, ये क्या है, एमीटर है, सॉरी बेस है, ठीक है, और ये क्या है, एमीटर है। तो याद रखना कि हमेशा हम लोग क्या एम्पलीफायर बनाने के लिए यूज करते हैं, कॉमन एमीटर का यूज करते हैं। और कॉमन एमीटर का यूज क्यों करते हैं, तो कॉमन एमीटर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो आउटपुट जो इम्पीडेंस होता है ये काफी ज्यादा क्या होता है, हाई होता है, और इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, लो होता है। तो लो कंडीशन को हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे हाई आउटपुट लेना चाहिए, लेना होता है, इसलिए हम लोग इस सिचुएशन में क्या यूज करते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करने वाले उसके कलेक्टर परिपथ, जो आपका कलेक्टर सर्किट होता है उसको हमेशा रखा जाता है। यानी कि जो आप ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का यूज करते हैं ना, उसमें तीन कंडीशन होते हैं, एक तो कॉमन बेस होता है, कॉमन कलेक्टर होता है, कॉमन एमीटर होता है। तो इसमें बोल रहा है कि जो कलेक्टर होता है, ठीक है, कलेक्टर वाला पोर्शन, उसको हम लोग किस बायस में रखते हैं, फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, रिवर्स बायस में रखते हैं, या फिर उसमें लो प्रतिरोध यानी लो रेजिस्टेंस के थ्रू उसको कनेक्ट करके रखते हैं, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो फिगर देखते हैं, इससे पता चलेगा, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है, कलेक्टर के बारे में बोला है, कलेक्टर मतलब ये वाला पोर्शन,
है ना। और इसका अगर देखो तो पीएनपी में है और ये क्या है, एनपीएन में है, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन है ना, यही पूछ रहा है आपसे कि इसको हम लोग कौन से वायस में रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन डाला है। अब आपको ध्यान देना ये है कौन कौन सा कंडीशन आपका यहाँ पे फॉलो करेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है एमीटर, यानी कि एमीटर और बेस, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला, ठीक है, एमीटर और बेस वाला पोर्शन, इसको हम लोग हमेशा किस में रहते हैं, फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, ठीक है। एमीटर और बेस का कंडीशन हमेशा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। और जो आपका कलेक्टर और बेस जंक्शन होता है, यानी कि ये वाला जो कलेक्टर और बेस, यानी ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये यानी कि यहाँ से अगर ये देखा जाए तो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, तो इसको हम लोग क्या रखते हैं, रिवर्स में रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज करते हैं, यानी बनाते हैं सर्किट, उस टाइम पे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा क्या होगा आंसर इसका, बी हो जाएगा, कि रिवर्स बायस में रखते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, कलेक्टर के बारे में, तो हमें एमीटर और बेस के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, कलेक्टर और बेस, मतलब ये वाला होगा। तो इसको किस कंडीशन में रखते हैं, रिवर्स बायस में रखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में एक प्रकार का पैकेज में कलेक्टर संयोजी सिरा ग्राउंड किया जाता है, वो पैकेज है। इन अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर पैकेज द कलेक्टर टर्मिनल, जब हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपका सिरा होता है कौन सा वाला, कलेक्टर वाला टर्मिनल, जब हम इसको ग्राउंड करते हैं, तो ये बताना है कि ये ग्राउंड कैसे करते हैं। तो फिगर देख लेते हैं, इसमें हमने फिगर शायद डाला है, ठीक है। तो कौन सा वाला टर्मिनल आपसे पूछ रहा है, सी वाला, यानी कि ये वाला टर्मिनल, ठीक है। इससे आपका करंट प्रवाहित हो रहा है, ये बेस है, ठीक है। आपने इसको क्या किया है, ग्राउंड किया है। तो यही पूछ रहा है कि आपका जो ये कलेक्टर है, इसको जब आप लोग ग्राउंड करते हैं तो इसमें मेटल कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा मेटल रहता है इसमें। तो बताना है आपको कि कौन सा मेटल का हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो आंसर बताइएगा सभी लोग, कौन सा होगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा पावर ट्रांजिस्टर पैकेज। कौन सा, पावर ट्रांजिस्टर पैकेज की बात कर रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो सिरा होता है ना, पावर एम्पलीफायर, ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो आपका सिरा होता है, यानी कि एमीटर, आप सभी को पता है कि जब हम लोग एम्पलीफायर बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जब हम लोग एम्पलीफायर बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉमन एमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, कॉमन एमीटर का। तो कॉमन एमीटर का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसका आउटपुट इम्पीडेंस हमें क्या होता है, ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉमन कलेक्टर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कॉमन कलेक्टर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इम्पीडेंस मैचिंग का काम करना पड़ेगा अगर, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी कभी पूछा जाए कि कॉमन कलेक्टर जो होता है, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, पावर एम्पलीफायर बनाने का काम करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि ये इम्पीडेंस मैचिंग का काम करता है, ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग का काम करता है। और इसका इनपुट प्रतिरोध, यानी कि ये जो इनपुट में जो आपका रेजिस्टेंस लगा होता है, ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है, हाई रहता है, क्या रहता है, ये हाई रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको आउटपुट वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आउटपुट आउटपुट वाला जो रेजिस्टेंस है, ये क्या रहता है, लो रहता है, जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर बनाते हैं तब। इसलिए क्या होता है कि जो कॉमन कलेक्टर होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग एम्पलीफायर में इसका इम्पोर्टेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं। समझ में आया क्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर ट्रांजिस्टर पैकेज। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये कैसे पूछ रहा है देख रहे हो, यही घुमाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कॉमन एमीटर मोड में जो ट्रांजिस्टर होता है, उस ट्रांजिस्टर का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में फेज अंतर बताना है, यानी डिफरेंस बताना है,
ठीक है। तो फेज अंतर क्या होता है, तो यहाँ पे हमने पिछले भी क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन, उसमें हमने फेज डिफरेंस के बारे में बताया है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने पूरा का पूरा डाल दिया है। देखो ये आपका क्या है, कॉमन इमीटर का फेज डिफरेंस है, ये आपका इनपुट है, और यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्टिंग किया और इसको क्या कर दिया है, इसको फेज को ही चेंज कर दिया है। और ये फेज चेंज मतलब सेम फेज में अगर होता तो ये 0 हो जाता, 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, फेज को ही चेंज कर रहा है, और फेज जब भी चेंज करेगा तो ये कितने डिग्री पे चेंज कर देगा, ये आपका 180 डिग्री पे चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा बी, 180 डिग्री। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने डाल दिया है कॉमन इमीटर कॉमन बेस में क्या क्या चीजें, इसके जितने भी पैरामीटर्स होती है ना, सारे के सारे यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और ये है कॉमन कलेक्टर, इसका जितना भी है ना पॉइंट इसमें पैरामीटर, इसको सबको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके और इसको ढंग से याद कर लेना, पूछेगा जरूर से जरूर। ठीक है, इसमें वोल्टेज गेन क्या होता है, पावर गेन क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, सबका वैल्यू इसमें डाला हुआ है A to Z। ठीक है, चलो अभी ये ध्यान रखना आप लोग। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र को दर्शाया गया परिपथ है, यानी कि पहचानना है कि ये कौन सा परिपथ है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हमने आपको 2-3 कंडीशन बताया था कि जब भी आपको, देखो डीसी एम्पलीफायर नहीं, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये कट गया। अब आपको 3 कंडीशन यहाँ पे दिया है, कॉमन इमीटर कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर। तो हमने बोला था कि जो भी आपको एम्पलीफायर हो, एक कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसमें अगर कॉमन जो भी आता है तो वो क्या करते हैं, हम लोग उसको ग्राउंड करते हैं। ठीक है, तो कॉमन एमीटर में क्या करते हैं हम लोग, ई यानी कि एमीटर को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या, नहीं ना। ये यहाँ पे कौन सा ग्राउंड किया हुआ है, सी ग्राउंड किया हुआ है, नहीं कलेक्टर ग्राउंड किया है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बेस की बात कर रहा है, तो बेस भी देखो यहाँ से आप लोग क्या दे रहे हो, बी भी दे रहे हो, मतलब यहाँ पे आप लोग सप्लाई दे रहे हो। ठीक है, यानी सोर्स दे रहे हो, तो ये भी अपने कंडीशन में एक्टिव है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा हो रहा है, कॉमन कलेक्टर, यानी कि कलेक्टर को आप लोग क्या कर रहे हो, ग्राउंड कर रहे हो, और जो भी टर्मिनल आपका ग्राउंड रहेगा वो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर आपका, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, प्रैक्टिस जारी रखना। ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी अच्छे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।